जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी के 6 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का विकास कब हुआ, ईमेल कैसे आया, टेलनेट का आविष्कार कब हुआ, इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आप सभी को एक सजेशन है, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेबस को कंप्लीट करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप एमसीक्यू बेस पर ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु आज इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है। इंटरनेट को हम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। मींस इंटरनेट का फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। मींस यह एक ऐसा नेटवर्क है जो विश्व के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट को हिंदी में हम अंतरजाल कहते हैं। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंतरजाल कहते हैं। यहां पर सभी पॉइंट्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखते हैं इंटरनेट के बारे में दूसरा पॉइंट। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेट के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है या इंटरनेट का मालिक कौन है। तो इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है, ना ही कोई कंपनी है, ना ही कोई सरकार है जिसके अधीन इंटरनेट होता है। जबकि इसमें क्या होगा, बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं जिनके माध्यम से सब आपस में जुड़े होते हैं, जिनका संचालन अलग अलग संस्था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो सर्वर के माध्यम से इंटरनेट का कार्य करवाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच संबंध स्थापित करने को ही इंटरनेट कहते हैं। मींस इंटरनेट की एक नई परिभाषा यहां पर दी गई है कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए टीसीपी/आईपी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का उपयोग करने में सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो टीसीपी/आईपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के मध्य में जो संबंध स्थापित होता है उसे ही हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो इंटरनेट है। इंटरनेट कैसे वर्क करता है, तो इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि इंटरनेट किस पर आधारित है, तो यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित होता है। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, अब इंटरनेट है तो उसका उपयोग करने वाला चाहिए। उपयोग कौन करेगा, यूजर करेगा। मींस इंटरनेट पर जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हैं उनको जो एक्सेस करता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट, और जिस माध्यम से इंटरनेट पर सूचनाओं को स्टोर किया जाता है या स्टोर करके रखा जाता है उसे हम सर्वर के नाम से जानते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप याद करिएगा, इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो विश्व भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसमें बहुत सारे हाई बैंडविड्थ डाटा लाइन होती है। यहां पर टाटा लिखा है, ये टाटा लाइन नहीं होगा, डाटा लाइन होगा, है ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है, डाटा का ही संचार होता है जो इंटरनेट का बैकबोन कहलाती है। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इंटरनेट का बैकबोन क्या होता है,
तो जो हाई बैंडविड्थ डाटा लाइनें होती हैं इन्हें ही इंटरनेट का बैकबोन कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित इंटरनेट का इतिहास। एक क्वेश्चन यहां पर है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि इंटरनेट का मालिक कौन है। तो मालिक कोई भी नहीं है, किसी के पास उसके स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले सन 1957 में अमेरिका ने एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से जोड़ने के उद्देश्य से अरपा की स्थापना की। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अरपा की स्थापना कब हुई। तो 1957 में हुई। किसने किया? तो अमेरिका ने किया। अरपा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो अरपा का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, इसी एजेंसी ने बाद में अरपानेट का आविष्कार किया था। अरपानेट का आविष्कार कब हुआ? तो 1969 में अरपा नामक एजेंसी ने अरपानेट की स्थापना की, जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जा सका। शुरुआत में इसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 4 कंप्यूटर आपस में जुड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया और वर्तमान समय में पूरे विश्व भर के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो यहां से ट्रिपल एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा सकता है कि अरपानेट की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई थी। अब आगे इसके इतिहास को देखते हैं। 29 अक्टूबर 1969 को अरपानेट के माध्यम से पहला संदेश लॉगिन लिखकर भेजा गया। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि अरपानेट के माध्यम से पहला संदेश कब भेजा गया? तो 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया। और पहला संदेश क्या भेजा गया? तो लॉगिन भेजा गया था। लेकिन क्या था, पूरा लॉग नहीं गया था, वहां पर सिर्फ LO का ही ट्रांसफर हुआ था, बाकी GIN यह ट्रांसफर नहीं हो पाया था। मीन्स यह प्रयोग आंशिक रूप से सफल हुआ था, पूरी तरह से विफल भी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा विफल तो तब होता जब लॉगिन में से एक भी अक्षर उधर ना जाते, लेकिन 2 अक्षरों का ट्रांसफर हुआ, इसीलिए इसे आंशिक सफल करार दिया गया। इसके बाद दोस्तों 1971 में रे टॉमलिंसन जी ने ईमेल का आविष्कार किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ईमेल किसने भेजा? बताइए। तो जाहिर सी बात है, जो बनाएगा वही तो उपयोग करेगा। तो 1971 में रे टॉमलिंसन ने सेपरेट मशीन के सहयोग से नेटवर्क के माध्यम से सबसे पहले ईमेल भेजा था। तो ईमेल के आविष्कारक कौन हैं? एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है। तो रे टॉमलिंसन है। पहला ईमेल कब भेजा गया? 1971 में भेजा गया। और किसने भेजा? तो रे टॉमलिंसन ने भेजा। इसके बाद बात आती है 1973 की। तो 1973 में विंटन सर्फ नामक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने विभिन्न नेटवर्क पर कंप्यूटरों को आपस में संवाद करने की अनुमति देने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का विकास किया। अब 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि TCP/IP प्रोटोकॉल का विकास कब हुआ? तो 1973 में हुआ। किसने किया? विंडसर्फ ने किया था, है ना। और किस लिए किया? तो विभिन्न नेटवर्क पर कंप्यूटरों को आपस में संवाद की अनुमति देने के लिए। क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि विभिन्न नेटवर्क पर कंप्यूटरों को आपस में संवाद करने की अनुमति देने के लिए किस प्रोटोकॉल का विकास किया गया? तो TCP/IP का विकास किया गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। तो 1974 में टेलनेट को लॉन्च किया गया था, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 1974, देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि इंटरनेट के जनक कौन है? तो विंडसर्फ और रॉबर्ट ई कॉन को इंटरनेट का जनक माना जाता है। अभी आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आपने बताया कि इसका मालिक कोई है ही नहीं, किसी के पास इसके स्वामित्व का अधिकार ही नहीं है, तो जनक कैसे हो गए? तो देखिए 1974 में विंडसर्फ और रॉबर्ट ई कॉन ने दी फादर्स ऑफ द इंटरनेट, है ना, यह एक पेपर का नाम है, इस पेपर को प्रकाशित किया था। किसको? दी फादर ऑफ द इंटरनेट। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1974 में विंडसर्फ और रॉबर्ट ई कॉन ने किस पेपर को प्रकाशित किया? तो दी फादर ऑफ द इंटरनेट को प्रकाशित किया था। और इस पेपर को प्रकाशित करने के कारण ही विंडसर्फ को
इंटरनेट का जनक माना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, तो विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहते हैं। नेक्स्ट फिर बात आती है 1980 की। 1980 में टॉम ट्रस्कॉट और जिम एलिस के द्वारा यूजनेट को लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए नोट कर लीजिएगा। इसी वर्ष 1983 मीन्स 1980 के बाद 1983 में ARPANET को TCP IP में स्थानांतरित किया गया। मीन्स 1983 के पहले ARPANET अपने स्तर से वर्क कर रहा था और TCP IP का प्रयोग हो रहा था, लेकिन 1983 में पूरी तरह से ARPANET को TCP IP में ट्रांसफर कर दिया गया। मीन्स 1983 में एक स्वर्णिम दिन आया जब TCP IP को इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल माना गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो TCP IP है। फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना 1984 1984 में डोमेन नेम सिस्टम का विकास हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। कब लॉन्च हुआ, 1984। देन मार्च 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www का प्रस्ताव रखा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि www का प्रस्ताव किसने रखा था, तो टिम बर्नर्स-ली ने रखा था। प्रस्ताव 1989 में रखा गया, लेकिन जो पहला वेब पेज था वह 1991 में आकर प्रकाशित हुआ था। मींस 1990 टू 1991 इस दौरान में आपका पहला वेब पेज प्रकाशित किया था, लेकिन प्रस्ताव 1989 में ही आया था। www को पहले वेब ब्राउज़र की संज्ञा दी जाती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो www है। लेकिन www आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है आर्ची की। जिस प्रकार से पहला वेब ब्राउज़र था कौन सा, आपका www, वैसे ही आर्ची आपका पहला सर्च इंजन था। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो आर्ची है, जिसका विकास कब हुआ, 1990 में हुआ। और किसके द्वारा हुआ, तो मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1993। 1993 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ाइक को लॉन्च किया गया। अब देखिए, इस लाइन से एक क्वेश्चन बनता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ाइक है ना, जिसका आविष्कार किसने किया, मार्क एंडरसन ने। कब किया, तो 1993 में। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है नेट एस्केप नेविगेटर की। तो 1994 में नेट एस्केप नेविगेटर को लॉन्च किया गया। दोस्तों, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पूछाते हैं, इसीलिए जो वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां पर चैप्टर वाइज इंटरनेट के क्वेश्चंस भी रखे हैं, जहां पर इन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट में सबसे अच्छी बात होती है सुरक्षा की। अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो आपका डाटा कोई भी क्रैक कर सकता है, कोई भी हैक कर सकता है। इसीलिए 1995 में सुरक्षा की दृष्टि से सिक्योर सॉकेट लेयर SSL एन्क्रिप्शन का विकास हुआ। अब एग्जाम में SSL का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इंटरनेट का अनुप्रयोग। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम पर हर एक चीज का संबंध इंटरनेट से हो गया है। यहां तक सोते सोते और उठने के बाद, जगते जगते, सोते सोते हम इंटरनेट का उपयोग करते रहते हैं। आप प्रत्येक क्षेत्र को देख लें, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, सर्च का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, हर जगह इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। तो पहली क्वालिटी है टू सर्च इंफॉर्मेशन। इंटरनेट का निर्माण ही जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था, अर्थात आप इंटरनेट के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है टू कम्युनिकेट, आपस में संवाद स्थापित करना।
दोस्तों पहले के समय में क्या था कि संवाद को स्थापित करने के लिए हमें उस व्यक्ति के पास जाना पड़ता था या उसे हम पत्र वगैरह भेजते थे, उस माध्यम से संवाद कर पाते थे। लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से आप आसानी से संवाद स्थापित कर सकते हैं। 70% लोग ईमेल के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग ऐप हैं जिनके माध्यम से आप संवाद कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, है ना, जिनके माध्यम से आप आसानी से संवाद भी करते हो। अब इसका बात आता है टू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो आप जानते ही हैं, है ना, मनोरंजन, और आप सभी मनोरंजन करते भी हैं। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी कभी भी अपना मनोरंजन कर सकते थे। पहले के समय में अगर आपको कहीं पर अकेला छोड़ दिया जाए या आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आप पहले नहीं गए होते हैं, भले ही वहां पर बहुत सारे लोग रहें, लेकिन आप बोर हो जाते थे। वर्तमान समय में अगर आपको मोबाइल फोन दे दिया गया, डाटा दे दिया गया और नेट की अच्छी स्पीड है, आप कहीं भी रहें, आप बोर नहीं हो सकते हैं। आसानी से आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग ऐप हैं जहां पर आप अपना वीडियोस बनाकर आसानी से अपलोड भी कर सकते हैं। वहीं एजुकेशन के सेक्टर में देखें तो आज इंटरनेट के माध्यम से आप सभी स्टडी कर रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में आप अभय एक्सेल कंप्यूटर पर CCC ओ लेवल की स्टडी कर रहे हैं, वैसे ही आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी ई लर्निंग साइट्स हैं जहां पर आप आसानी से इंटरनेट के माध्यम से पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है गवर्नेंस की। तो सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आज इंटरनेट के माध्यम से आसानी से जनता के पास पहुंचाई जा रही हैं, जैसे कि पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, उमंग योजना। यहाँ पर क्या है, जो भी सुविधाएं हैं सरकार की वो आसानी से आप सभी के पास पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शॉपिंग। पहले क्या था, शॉपिंग के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता था, हमारा समय काफी व्यतीत होता था, फिर वहां पर बहुत सारी कन्वर्सेशन भी होती थी। लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से हम सभी व्यापार करते हैं, जिसे हम ई व्यापार कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ई कॉमर्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है जहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, मंत्रा, है ना, वॉलमार्ट, अलीबाबा, ईबे। इनके माध्यम से आप आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। समय की बचत होती है, सामान आपको घर पर मिल जाता है, अर्थात यहाँ पर B2C लागू होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पर एक कंपनी का संबंध किससे होता है, ग्राहक से होता है। तो इस प्रकार इंटरनेट के द्वारा आप इन लाभों को उठा सकते हैं। नुकसान को देखें तो देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना। जैसे सिक्के के दो पहलू हेड और टेल, वैसे ही इंटरनेट के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। पहला नुकसान समय की बर्बादी होती है। पहले इंटरनेट नहीं था, लोग टाइम टू टाइम अपने वक्त को करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इंटरनेट से क्या है, व्हाट्सअप चला रहे हैं, पढ़ाई का समय मिल ही नहीं रहा है, व्हाट्सअप से तुरंत फेसबुक बुला लिया, आओ भैया मेरे पास, फिर ट्विटर पर चले गए, ऐसे ही तब तक इंस्टाग्राम बुला लिया, आ जाइए अब हमें भी चला लीजिए। तो आप क्या है, अपने समय को व्यर्थ में दे देते हैं। दूसरी चीज है, फ्री नहीं है, हमें नेट पैक की आवश्यकता होती है, नेट पैक के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट खतरा आता है साइबर खतरा, है ना। साइबर खतरा भी हो सकता है, आपका जो डाटा है कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर आपने अच्छी सिक्योरिटी नहीं रखी है। नेक्स्ट है अविश्वसनीयता, मीन्स विश्वसनीयता का अभाव, और वायरस हमला भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो आपके डाटा को प्राप्त करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। इसीलिए कंप्यूटर में फायरवॉल की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन फायरवॉल से संबंधित पूछा जाता है कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहते हैं, तो फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम करता है। दूसरा नुकसान देखें तो प्राइवेसी को भी नुकसान यहां पर होता है। इंटरनेट पर आपका जो डाटा होता है वही आपकी संपत्ति है। जैसे कि घर में जो सामान है वो घर की संपत्ति है, अगर कोई चोर आएगा चोरी कर लेगा तो संपत्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। वैसे ही इंटरनेट पर जो आपका डाटा है वही आपकी संपत्ति है। अगर आपने डाटा में सिक्योरिटी नहीं लगाई तो बहुत सारे लोग हैं
उस डाटा को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा फ्री डिस्कशन और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी फॉलो करिए और अपने सवालों को आप हमसे पूछ सकते हैं और अपने जवाब भी पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस परिवार में नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट टाइम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है तो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।